हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में जो अपने करंट अफेयर छूटे हुए हैं उसका आज हम चौथा पार्ट करेंगे और इस पार्ट में हम 7 और 8 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद सिर्फ एक पार्ट बचेगा छूटे हुए का, वो 9 और 10 2 दिन का बचेगा, जिसको हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? कुल 10 प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ये 10 जो पार्क होंगे ये कुल 7 स्टेट में होंगे: मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। इन इतने राज्यों में कुल 10 पार्क को स्थापित किया जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। और ये क्या होते हैं प्लास्टिक पार्क? देखो, इसमें प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक पूरा एरिया बाउंड कर उठेगा, उसी बाउंडेड एरिया में ही प्लास्टिक से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। जैसे प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में जैसे सुबह से अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रश का यूज़ करते हैं, फिर प्रेशर कुकर के हैंडल का यूज़ करते हैं, फिर बाल झाड़ने के लिए कंघे का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाल्टी प्लास्टिक की होती है। डेली यूज़ की जितनी भी सामान है प्लास्टिक के वो सभी, साथ ही साथ हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी काफ़ी सामान प्लास्टिक के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा 100% प्लास्टिक का सामान इस बाउंडेड एरिया में ही बनाया जाएगा। और क्या होगा कि जो वेस्ट प्लास्टिक है वो यहाँ पे आएगा, इन सारे जो पार्क हैं प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, इनमें लाया जाएगा और उसको फिर से प्रोसेस करके फिर से उसी वेस्ट प्लास्टिक से ये सारे सामान बनाए जाएंगे। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 40 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा एक पार्क पे। और 20% क्या होगा इसका? 20 करोड़ रुपए देगा स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में ये बनाया जाएगा, और 20 करोड़ देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ये हैं DV सदानंद गौड़। तो 10 पार्क बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी? देखो, कुछ समय पहले अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था कि टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया गया है अमेरिका से, लेकिन टिकटॉक के बैन को गैरकानूनी बताते हुए वहाँ की एक अदालत ने टिकटॉक से बैन को हटा दिया है। और यही ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो, टिकटॉक और वीचैट दोनों ऐपों पर बैन लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, और सिर्फ टिकटॉक पे लगाया था पाकिस्तान ने। और हमारे भारत ने 2 क्रमबद्ध चरणों में, पहले चरण में 59 ऐप पे बैन लगाए और फिर 118 ऐप पे बैन लगाया गया था। लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने टिकटॉक ऐप पे जो बैन लगाया गया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसे अनधिकृत बताते हुए वो ऐप अब फिर से अमेरिका में लॉन्च करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये साल में एक पुरस्कार देता है, एक उसमें से एक विमेन टीम को और एक मेंस टीम को। तो विमेन टीम में जिसको मिला है ये उनका नाम है संजू, ये मिडफील्डर हैं। और मेंस टीम में जिसको मिला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार, ये हैं गुरजीत सिंह संधू। गुरजीत सिंह संधू ये गोलकीपर हैं मेंस फुटबॉल टीम के। देखो, मिडफील्डर हैं संजू, और गोलकीपर तो आप समझ रहे होंगे कि फुटबॉल में जो नेट होती है गोल को रोकने के लिए जो होता है, अपोजिट टीम गोल करती है तो उसे रोकने के लिए जो होता है उसे गोलकीपर बोलते हैं। तो गुरजीत सिंह संधू ये गोलकीपर ही हैं और इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब दिया गया। संजू ये मिडफील्डर हैं। देखो, कुल 4 मेन होते हैं फुटबॉल में, एक मिडफील्डर, फिर अटैकर, डिफेंडर और गोलकीपर। जो मिडफील्डर होते हैं ये पास करने का काम करते हैं फुटबॉल को एक दूसरे के पास, और यही मिडफील्डर होते हैं संजू, यही मिडफील्डर हैं। और इन्हें चुना गया है महिला की जो फुटबॉल टीम है भारत की, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। अगर हम बात करें फीफा रैंकिंग की, तो फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक इस समय 109 है। पूरे वर्ल्ड में फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 109वें स्थान पे है, जबकि जुलाई में भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पे थी फीफा रैंकिंग में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। गुरप्रीत सिंह संधू ये जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके गोलकीपर हैं और जो संजू हैं ये विमेंस फुटबॉल टीम की मिडफील्डर हैं। इन दोनों को ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है वर्ष 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीता है? टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। देखो क्या है कि जो वोडाफोन कंपनी है ये सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो ये भारत में आई थी हच नाम से। हच नाम से वोडाफोन कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत करी थी। फिर हच जो है, हच की एक सहायक कंपनी है नीदरलैंड में, और वो नीदरलैंड की कंपनी के थ्रू ही हच भारत के मार्केट में आई थी। फिर बाद में हच को वोडाफोन ने ख़रीदा था और वोडाफोन ने हच को ख़रीदा था। हच को जब वोडाफोन ने ख़रीदा तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही थी, बोल रही थी कि ये जो ख़रीद फ़रोख्त हुई है इसके बदले में हमें इतने टैक्स चाहिए हैं। तो उस समय वोडाफोन कंपनी का क्या कहना था कि देखो चूँकि हच हांगकांग की कंपनी है और हम भी इंडियन कंपनी नहीं है, वोडाफोन भी इंडियन कंपनी नहीं थी, तो जब दो विदेशी कंपनियां आपस में ख़रीद फ़रोख्त कर रही हैं किसी तीसरे देश में तो वहाँ पे आप टैक्स नहीं ले सकते हो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेने के लिए बोल रही थी कि हमें इस खरीद फ़रोख्त के बदले इतना टैक्स चाहिए होगा। तो फिर वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि उसमें वोडाफोन को विजयी घोषित कर दिया था कि वोडाफोन जीत गई है ये केस। लेकिन फिर क्या हुआ, यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम, यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने टैक्स के नियम में बदलाव कर दिया और पुराने समय में जाके संसद के थ्रू टैक्स के नियम में बदलाव किया और टैक्स के नियम में बदलाव होने के बाद फिर से यूपीए गवर्नमेंट क्या करने लगी, वोडाफोन से अपना टैक्स मांगने लगी। फिर अप्रैल 2014 में वोडाफोन कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल कोर्ट गई और अभी उसका हाल ही में कोर्ट का जजमेंट आया, ट्रिब्यूनल कोर्ट का, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट का, कि ये 40 जो इंडियन गवर्नमेंट मांग रही है 20,000 करोड़ रुपए, ये गैर संवैधानिक है, इसको इंडियन गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। बदले में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट पे ही 40 करोड़ रुपए का मुआवजा लगा दिया है कि आप ये पैसे 40 करोड़ वोडाफोन कंपनी को दोगे, क्योंकि वोडाफोन कंपनी ने इतने पैसे खर्च किए हैं लीगल एडवाइस लेने में और इस पूरे केस के दौरान पिछले 8 से 10 सालों में जब से ये केस चल रहा है 40 करोड़ रुपए वोडाफोन ने खर्च किया। अब इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा वोडाफोन को दे, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, 20,000 करोड़ रुपए का केस हारी है इंडियन गवर्नमेंट, किससे? टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में असुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? देखो असुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए बांग्लादेश को विश्व बैंक ने $200 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। और इससे क्या है, कोविड-19 के समय अगर गंदा पानी आदमी पी रहा है तो फिर कोविड-19 की भी संभावना बढ़ जाती है। तो विश्व बैंक का ये पैसा खर्च किया जाएगा स्वच्छ पानी पे और स्वच्छता पे पूरे बांग्लादेश में। $200 मिलियन का लोन दिया है विश्व बैंक ने बांग्लादेश को। और विश्व बैंक ने अभी कुछ दिन पहले ही एक अपना वो निकाला था प्रिडिक्शन, जिसमें उसने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में विश्व बैंक के अनुसार 9.6% का कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडियन जीडीपी में प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। यानी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में जो भारत की जीडीपी होगी विश्व बैंक के अनुसार ये होगी 9.6% की। और विश्व बैंक ने एक और प्रिडिक्शन किया था कि भारत को लगभग $400 बिलियन का नुकसान होगा कोविड-19 के कारण जो स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ये प्रिडिक्शन भी विश्व बैंक का भी है। कितना मिलियन का नुकसान? 400 बिलियन US डॉलर का नुकसान का अनुमान लगाया था विश्व बैंक ने।
साथ ही साथ विश्व बैंक ने विश्व बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर दिया है भारत को, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके। कोविड-19 की वजह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है इंडिया के वो आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। इस अनुमान के बाद विश्व बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है भारत को एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहली ट्रेन चलाई गई है, जो भारत द्वारा पहली ऐसी ट्रेन चलाई गई है जो मालगाड़ी है और ये सामान को लेके बॉर्डर को क्रॉस करेगी। देखो, पैसेंजर गाड़ी तो इसके पहले चली थी जो पाकिस्तान जाती थी, लेकिन मालगाड़ी के रूप में पहली ऐसी ट्रेन है। ये आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश जाएगी लाल मिर्च को लेकर। और फेरी सर्विस भी शुरू की गई है, ये वेस्ट बंगाल से शुरू की गई है और ये फेरी सर्विस त्रिपुरा तक जानी। फेरी सर्विस में इसकी समुद्र के रास्ते सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, पैसेंजर नहीं सामान को। तो वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा के लिए फेरी सर्विस शुरू की गई है, लेकिन ये बांग्लादेश होते हुए ये फेरी सर्विस जाएगी। तो देखो कितनी बातें इस क्वेश्चन से हो गई कि विश्व बैंक ने, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 200 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है स्वच्छता और सुरक्षित पानी के लिए। फिर विश्व बैंक ने एक प्रिडिक्शन किया है भारतीय जीडीपी के लिए कि इंडियन जीडीपी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में -9.6% के ग्रोथ रेट का ग्रोथ होगा, मतलब कि निगेटिव में ग्रोथ होगा, या फिर ये बोल सकते हैं 9.6% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। साथ ही साथ विश्व बैंक ने 500 मिलियन भारत को दिया है एजुकेशन सिस्टम की मजबूती के लिए, क्योंकि विश्व बैंक ने देखा कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है आउट ऑफ स्कूल हो जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से। और विश्व बैंक ने एक और अनुमान लगाया है कि 400 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होगा भारत को कोविड-19 के कारण, स्कूल बंद होने के कारण, कॉलेज बंद होने के कारण। विश्व बैंक ने गोवा को भी पैसे दिए हैं भारत का पहला सैंड पार्क बनाने के लिए। गोवा को विश्व बैंक द्वारा पैसा दिया गया भारत का पहला सैंड पार्क बनाने के लिए। और बांग्लादेश के लिए भारत से चली है ट्रेन आंध्र प्रदेश के भारत से, जो कि लाल मिर्ची के साथ जाएगी। और फेरी सर्विस शुरू हुई है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। ये फेरी सर्विस बेसिकली है वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा के बीच, लेकिन ये बांग्लादेश होते हुए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उसके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नीतू डेविड को महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और नीतू डेविड ये बॉलर हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला चयन समिति की अध्यक्ष कौन है? नीतू डेविड। और सुनील जोशी ये हैं पुरुषों के चयन समिति के अध्यक्ष। सुनील जोशी पुरुषों के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई मेंस जो है उसके पुरुषों के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। देखो, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है, ना मेंस ना विमेंस, तो फिर वो मेन टीम की बात होती है। लेकिन अगर विमेंस स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन पे, तो वो महिला क्रिकेट टीम या फिर फुटबॉल टीम, अगर देखो फुटबॉल टीम लिखी है तो वहाँ मेंस फुटबॉल टीम की ऑटोमेटिकली बात हो रही है। लेकिन अगर विमेंस फुटबॉल टीम लिखी गया, मतलब कुछ ना लिखे जाने के शर्त पे क्या होता है, वो मेंस टीम की बात होती है। तो बीसीसीआई का चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? सुनील जोशी। लेकिन कौन है बीसीसीआई महिला चयन समिति का अध्यक्ष? तो महिला लग गया, तो फिर नीतू डेविड। और वैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अभी प्रेजेंट टाइम में आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल का अध्यक्ष कौन है? आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश पटेल, नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों के खरीद की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने कुल 2290 करोड़ रुपए के सैन्य हथियार और उपकरण खरीदने को लेकर मंजूरी दी है। अभी क्या है कि इससे इंडिया और चाइना के बीच एक टेंस माहौल है बॉर्डर पे। उस बीच काफ़ी सारे काम हो रहे। देखो, एक तो पहले लगातार पिछले 35-40 दिनों में 10 से ज़्यादा टेस्ट हमने करे। फिर 44 ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है बॉर्डर के जो हैं, जो बॉर्डर के प्रदेश हैं उनको अन्य प्रदेशों से भारत के, तो 44 ब्रिज सारे ये बॉर्डर के प्रदेशों में लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसको बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने।
और फिर इतने 2290 करोड़ रुपए उपकरण की मंजूरी दी गई है। तो ये सारे काम क्या है कि अभी चाइना के साथ जो टेंस माहौल है उसी के मद्देनज़र किया जा रहा है। और इस 2290 करोड़ में क्या है कि चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों के लिए लगभग 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदी जाएगी अमेरिका से। अभी कुछ दिन पहले ही डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर का नया वर्जन लॉन्च किया इंडिया ने। इसमें युद्ध करने वाले हेलीकॉप्टर, सैन्य उपकरण, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेवल शिप, इन सबको किराए पे भी ले सकता है भारत। किसी अपने जो मित्र देश हैं भारत के, उनसे युद्ध के दौरान किराए पर भी ले सकता है। युद्धक हेलीकॉप्टर और सैन्य उपकरण, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेवल शिप, इन सबको अब रशिया, अमेरिका, जो भी भारत का मित्र देश है उससे किराए पर ले सकता है भारत, नए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर के अनुसार। युद्ध के दौरान अगर दोनों देशों के बीच सहमति हो जाती है कि हाँ किराए पर देने को रेडी हैं और वो शर्तें दोनों देश को मंजूर हैं, तो फिर भारत किराए पर भी ले सकता है अब इन उपकरणों को। कुछ दिन पहले ही डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी भारत ने नई बनाई। इस पॉलिसी में लगभग 101 रक्षा उपकरणों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या होगा कि अब जब रक्षा उपकरण, वो 101 रक्षा उपकरण दूसरे देशों से भारत में नहीं आएंगे, तो हमारे भारत में खुद जो रक्षा उपकरण उस तरह के बन रहे हैं उनको खरीदा जाएगा। तो इससे क्या है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेगी डिफेंस की वजह से। तो डिफेंस भी कारण बनेगा एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ का। इसीलिए 101 रक्षा उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ एक लक्ष्य भी रखा गया है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये लक्ष्य है भारत 2024 तक कुल 1,75,000 करोड़ रुपए की डिफेंस क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और इस 1,75,000 करोड़ की डिफेंस क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग से 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को। तो कितने करोड़ रुपए का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कई सारी आपको जानकारियां और दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी। देखो 3 अतिरिक्त शाखाएं 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इम्फाल, दूसरा चेन्नई, और तीसरा पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थापित किया जाएगा नए शाखा के रूप में। तो ये रांची में स्थापित किया जाएगा। एनआईए क्या है, ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जब 26/11/2008 मुंबई पे अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से ही ये टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था 2009 में। 8 में हमला हुआ 26/11 और 2009 में ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया। इसमें क्या है, पूरे देश से जो उत्कृष्ट ऑफिसर होते हैं पुलिस के या फिर आर्मी के, उनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बुलाया जाता है और यही उसमें काम करते हैं। यानी इसकी स्थापना 2009 में की गई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो गृह मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वाईसी मोदी नाम है इनका। ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। और 3 अतिरिक्त शाखाएं इसकी खोली जा रही हैं, इम्फाल, चेन्नई और रांची में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने अपने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। रेडियो का इस्तेमाल करेगा उड़ीसा। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो फिर उड़ीसा ने क्या किया, उड़ीसा क्या सभी प्रदेशों ने ऐसा किया कि उन्होंने डिजिटल क्लास चलाई और डिजिटल क्लास से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया गया। लेकिन जो रिमोट एरिया, डिजिटल क्लास में क्या होता है कि ये नेट के थ्रू, इंटरनेट की सुविधा से क्लास को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य होता है। वो किसी भी थ्रू माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर जूम के माध्यम से हो या कोई सा भी माध्यम हो, तो लेकिन उसमें इंटरनेट ज़रूरी होता है। फिर क्या है, रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट हैं उनको हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम बनी रहती थी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो रिमोट एरिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए
रेडियो के माध्यम से अब शिक्षा पहुंचाने का काम किया जाएगा। जब तक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तब तक रेडियो पे भी उड़ीसा सरकार का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा। इसमें वॉइस ही होगी, लेकिन वो छात्रों तक पहुंचेगी ज़रूर। और इससे छात्र अपना नोट्स के लिए क्या करेंगे, उनको नोट्स दे दिया जाएगा, वो अपना नोट्स कहीं भी इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं और फिर नोट्स सामने रख के और जो ऑडियो क्लास होगी रेडियो के थ्रू उसको पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया गया है 6 मेगा प्रोजेक्ट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और नमामि गंगे के तहत कुल 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। और साथ ही साथ हरिद्वार में एक गंगा अवलोकन संग्रहालय का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा बनाया गया गंगा अवलोकन संग्रहालय जो कि हरिद्वार में है, इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने इसी 6 परियोजना के उद्घाटन के साथ ही किया है। और एक बुक को भी लॉन्च किया, रोइंग डाउन द गंगा। ये बुक को भी लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इसी 6 परियोजना के उद्घाटन के दौरान ही। तो 3 चीज़ें, एक तो गंगा अवलोकन संग्रहालय हरिद्वार में है, गंगा अवलोकन संग्रहालय को बनाया है नेशनल म्यूजियम फॉर क्लीन गंगा ने और इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही साथ रोइंग डाउन द गंगा बुक को भी लॉन्च किया नरेंद्र मोदी ने। ये बुक क्या है, इस पे पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों हैं। और नमामि गंगे के तहत 6 परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड में किया नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर जीडीपी का कितना परसेंट करने का निर्णय लिया है? देखो, जीडीपी का 2.5% केंद्र सरकार द्वारा अब खर्च किया जाएगा 2025 तक स्वास्थ्य देखभाल पर। और ये नई स्वास्थ्य नीति 2017 में बनाई गई थी, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यय को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उस पर कोई काम आगे नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक आया। कोविड-19 महामारी के कारण इस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सरकार द्वारा तेज़ी लाई जा रही है और सरकार चाह रहा है कि 2025 तक, देखो कितनी तेज़ी आ रही है कि 2025 तक 1.15% से बढ़ा के 2.5% किया जाएगा। 5 साल में इनका बढ़ाने का लक्ष्य है। आप देख सकते हो कितना, 1.35%। और अगर हम बात करें अन्य देशों की तुलना कर लें कि कौन देश जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पे, तो अमेरिका 17.7% खर्च करता है सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पे। जर्मनी 11.7% खर्च करता है स्वास्थ्य देखभाल पे। फ्रांस द्वारा खर्च किया जाता है 11.2% स्वास्थ्य देखभाल पे। चाइना द्वारा खर्च किया जाता है 6.5% स्वास्थ्य देखभाल पे जीडीपी का। तो ये कुछ आंकड़े थे, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे इसमें सिर्फ हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है कि हम ये जानें कि 2025 तक भारत सरकार 1.15% से बढ़ा के 2.5% जीडीपी का खर्च करेगी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत करी है? जल कल योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको बोरवेल फ्री में दिया जाएगा, साथ ही साथ मोटर भी फ्री में दिया जाए। बोरवेल में इसकी जो आप देखते होंगे घरों में जो कराया जाता है समरसेबल, वो काफ़ी गड्ढा होता है, उसमें फिर मोटर डाला जाता है, तो उससे हम अपने छत जो टंकी होती है उसको भरते हैं। और लेकिन फिर बोरवेल क्या होगा, ये उससे बड़ा स्वरूप होगा, उसी का पाइप के थ्रू काफ़ी गहराई में पानी निकाला जाता है पाइप के थ्रू मोटर डाल के, और जिससे खेतों की सिंचाई करी जाती है। तो बोरवेल और मोटर दोनों फ्री में दिया जाएगा जल कल योजना के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को। इस योजना पे सरकार का एक अनुमान है कि लगभग 2300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिया जाता है, यानी 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है भारत के किसानों को। ये केंद्र सरकार की योजना है। और गोधन न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार
किसानों से गोबर को 2 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदती है। और फिर क्या करती है इस गोबर का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इस गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती है और फिर उसे सेल आउट किया जाता है। और किसान कल्याण बोर्ड स्थापित किया है अभी हाल ही में किसने, केरल राज्य ने। और अगर हम बात करें सीएम किसान सम्मान निधि, तो ये सीएम किसान सम्मान निधि ये एक योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें क्या है कि ये जो केंद्र सरकार का योजना है जिसमें 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दे के पूरे साल में 6,000 दिया जाता है। इसमें क्या है 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाएंगे, प्रत्येक किस्त में 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा सीएम किसान सम्मान निधि योजना में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगह मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया है? देखो जगह मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। क्या है ये जगह मिशन? देखो पहले तो ये जान लेते हैं, देखो जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। इस मिशन के तहत इस मिशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन की मदद से शहरों में रहने वाले गरीबों का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके आवास का सर्वेक्षण किया जा रहा है। और फिर इस मिशन में आगे ये है कि जो गरीब हैं उनको लिवेबल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए। इस मिशन की दरअसल टैगलाइन ही है लिवेबल हैबिटेट मिशन, मतलब कि रहने योग्य स्थान दिया जाए गरीबों को भी, जो स्लम हैं उनको लिवेबल स्थान दिया जाए रहने के लिए। स्लम में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब हैं उनके लिए ही बेसिकली ये मिशन है जगह मिशन। जगह मिशन उड़ीसा गवर्नमेंट का है और ये इसमें एक सोसाइटी बनाई जाएगी जो कि शहरी विकास विभाग उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। किसके लिए? गरीबों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले स्लम के लोग हैं उनके लिए ये सोसाइटी बनाई जाएगी। और ड्रोन की भी मदद ली गई है और इस मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से भी नवाजा गया क्योंकि ये मिशन काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है स्लम में रहने वाले लोगों के लिए। और इस मिशन की टैगलाइन है लिवेबल हैबिटेट मिशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की अनुमानित जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी? देखो ICRA क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। इसने अनुमान लगाया है कि भारत की जो अनुमानित जीडीपी है प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये है -11%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि -9.6% जीडीपी होगी भारत की प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी होगी वो 9.5% माइनस में होगी इस साल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का -9.5 है, वर्ल्ड बैंक का -9.6 है और जबकि ICRA का है 11%। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ICRA के अनुसार भारत की जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर में -11% के दर से ग्रोथ करेगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार -9.6% के रेट से ग्रोथ करेगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार -9.5% के रेट से ग्रोथ करेगी। और वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में 0.1% का गैप है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.1% माइनस में कम जीडीपी का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी का प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट अभियान किस प्रदेश ने विपणन क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? देखो ये अवार्ड दिया गया है केरला को। क्या है पाटा, पहले जान लेते हैं। पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में है। और देखो ट्रेवल एसोसिएशन है यानी ये टूरिज्म सेक्टर से संबंधित है। और नेचर ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट अभियान ये किसका था? ये केरला गवर्नमेंट का था। ये टोटली एक तरीके से मार्केटिंग की गई थी केरल के टूरिज्म की। और केरल का टूरिज्म अपने आप में तो एक अद्भुत है, लेकिन उसकी मार्केटिंग की गई क्योंकि अभी क्या है टूरिज्म सेक्टर का फॉल डाउन चल रहा है कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से। तो सारे के सारे टूरिज्म जो हैं वो अपने आप को
कैसे फिर से ग्रोथ करें उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसी में ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट अभियान चलाया था केरला गवर्नमेंट ने। क्या है इसमें, इसमें कुल मिला के ये था कि ह्यूमन जो है वो अपने आप को नेचर के साथ एसोसिएट कर ले, जोड़ ले, तो फिर उसको कैसी कैसी अनुभूति होती है। इसको आप जाके अगर आप डालोगे ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन बाय केरला, तो फिर आपको यूट्यूब और डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पे इसके वीडियो दिख जाएंगे, आप उसको जाके देख सकते हो। इसमें मार्केटिंग देखो, कई 3 अवार्ड दिए जाते हैं, 3 डिफरेंट श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है पाटा द्वारा, और जिसमें कि मार्केटिंग श्रेणी का अवार्ड केरला को मिला। और फिर देखो एक स्थिरता श्रेणी का अवार्ड दिया जाता है, ये याना वेंचर्स है थाईलैंड का, उसको दिया गया। और पाटा द्वारा ही एक मानव पूंजी विकास के श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है, उसमें मिला है अनलिस्निंग ग्रेटनेस, ये MGM चाइना है एक कंपनी, उसको प्रदान किया गया है अनलिस्निंग ग्रेटनेस कैंपेन के लिए, जो कि चाइना के MGM कंपनी के द्वारा चलाया गया था। तो देखो मार्केटिंग के क्षेत्र में केरल के ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन को, और स्टेबिलिटी स्थिरता के क्षेत्र में ये दिया गया है पाटा का ग्रैंड टाइटल अवार्ड, याना वेंचर्स थाईलैंड की कंपनी है, और ह्यूमन इंडेक्स ह्यूमन मानव पूंजी विकास के क्षेत्र में अनलिस्निंग ग्रेटनेस, जो कि चाइना की MGM द्वारा लॉन्च किया गया था, उसको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा। देखो प्रोफेसर राजेश पिलानिया ये एक इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, उसमें प्रोफेसर हैं और काफ़ी फेमस प्रोफेसर हैं। ये किस चीज़ के प्रोफेसर हैं, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में इन्हों एसोचैम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने पहली बार भारत के राज्यों की हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया। इनके अनुसार इस इंडेक्स में मिजोरम पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे हैप्पीनेस इंडेक्स में पंजाब रहा, और तीसरे स्थान पर रहा अंडमान निकोबार। यानी कि सबसे खुश इनके अनुसार मिजोरम के लोग हैं, दूसरे स्थान पर पंजाब के लोग हैं, और तीसरे स्थान पे भारत में सबसे खुश अंडमान निकोबार के लोग हैं। और अगर हम सबसे कम खुश की बात करें तो वो उड़ीसा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लोग हैं। डॉक्टर राजेश के पिलानिया के इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, इसमें इन्होंने 6 चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये रिपोर्ट निकाली, और इन्हीं 6 चीज़ों पे ही पहले इन्होंने अपना अभियान चला के चेक किया, फिर इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। ये 6 चीज़ हैं, वर्क प्रेशर, किस प्रदेश में कितना वर्क प्रेशर है काम का, दूसरा रिलेशंस, किस प्रदेश के लोगों का आपस में मतलब कि जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी है, और फिर हेल्थ, और उसके बाद रिलीजियस व्यू, फिर स्पिरिचुअल, और फिर कोविड-19 पैंडमिक से कौन सा प्रदेश उभरने में कैसा काम किया। तो इसी के मद्देनज़र ये रिपोर्ट ये पूरे 6 चीज़ों से मिलकर बनाई गई। मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार टॉप पर रहे। तो पहले स्थान पर रहा मिजोरम, दूसरे पे अंडमान और तीसरे पे मिजोरम, दूसरे पे पंजाब रहा और तीसरे पे अंडमान रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है। देखो जिम एक्स, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मरीन एक्सरसाइज, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज, एम फॉर मेरीन एक्सरसाइज, यानी ये किसके बीच था। जब मेरीन वर्ड आ गया तो मरीन मतलब कि ये समुद्र में हुआ, समुद्र में हुआ तो मतलब कि नेवी के बीच था। तो भारतीय नेवी और जापान की नेवी के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ जिसका नाम है जिमैक्स 2020। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और जो इस वर्ष, देखो इस वर्ष तो काफ़ी सारे अभ्यास कैंसिल हो गए कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, लेकिन जो हुए हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करोगे। 2020 में जो जो हुए हैं, देखो इंद्रधनुष हुआ था, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूके के बीच की एक्सरसाइज है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का पिच ब्लैक ये कैंसिल हो गया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और इस साल हुए हैं नसीम अल बहर, ये जनवरी में हुआ था, जनवरी 2020 में ही। इंडिया और ओमान के बीच ये गोवा में हुआ था। मिलन 2020, इसमें कुल भारत को लेते हुए 41 देशों की
नेवी ने भाग लिया था। मिलन 2020 ये बहुत तगड़ा एक्सरसाइज था, टोटल 41 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था और ये मार्च के महीने में हुआ था और ये नेवल एक्सरसाइज थी। और संप्रीति, ये संप्रीति का 9वां चरण इस वर्ष हुआ जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच था। और बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, इसमें कुल 5 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यानी कि कोई आपदा आती है तो उस दौरान कैसे कार्य करेगी आर्मी, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज होता है। ये ओडिशा में हुआ, इसमें 5 देशों ने भाग लिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार। और अजय वॉरियर ये इंडिया और यूके का था। इतने अभी जो है इस वर्ष हुए हैं, जो प्रमुख थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और जिमेक्स ये भारत और जापान के बीच का, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मेरीन, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 को खाद्य हानि और बर्बादी पर जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? ये पहला संस्करण था। देखो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा खाने की बर्बादी होती है शादियों में, फिर कोई फंक्शंस में, और एक तरफ तो खाने की बर्बादी हो रही है, दूसरी तरफ विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। हमारा भारत का भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। तो इसी खाद्य हानि ना हो, कोई बर्बादी ना हो, इसी पे जागरूकता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर में मनाया गया। और ये जो है 29 सितंबर को था पहला, ये जो मनाया गया है अभी, ये पहला था और 29 सितंबर को मनाया गया। हालांकि ये क्वेश्चन में देखो क्या हो गया है कि ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे सिर्फ सितंबर लिखा गया है, तो इसको आप 29 सितंबर कर लोगे खुद ब खुद। 29 सितंबर को खाद्य हानि और बर्बादी पर पहला अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ पे 29 सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला संरक्षण केंद्र किस वन प्रभाग में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? देखो गिद्धों के लिए जो पहला संरक्षण केंद्र होगा ये बनाया जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें भारत का पहला एलिफेंट पार्क कहाँ पे बना था, एलिफेंट हॉस्पिटल, भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया था मथुरा में। और अगर हम बात करें ऊँटों का पहला स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, देखो अगर किसी एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम लिया जाए, जैसे एलिफेंट हॉस्पिटल इंडिया का पहला, तो ये स्पेसिफिक एलिफेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिर्फ एलिफेंट का जो है इलाज होता है। और अगर हम बात करें पूरे विश्व का पहला कैमल हॉस्पिटल कहाँ बना था, तो वो दुबई में बनाया गया था। और भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी ये है, इसका नाम है विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है। तो गोरखपुर में पहला, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट। भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा में, पूरे विश्व का पहला कैमल हॉस्पिटल दुबई में, और भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है जिसका नाम है विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका सृजन कार्यक्रम के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है? ये सरकार है नागालैंड की। नागालैंड जो देखो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, सारे जो श्रमिक थे जो दूसरे राज्यों में काम करते थे वो अपने गृह जनपद को लौट गए। तो विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा उन जो लौटे हुए श्रमिक हैं उनको रोजगार देने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी क्रम में एक पोर्टल लॉन्च किया नागालैंड की सरकार ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और श्रमिक आयोग का गठन किसने किया है? श्रमिक आयोग का गठन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। श्रमिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने। आजीविका सृजन कार्यक्रम के लिए पोर्टल नागालैंड की सरकार ने। ये दोनों ही श्रमिकों के लिए ही है जो लौटे हुए प्रवासी श्रमिक हैं। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नेफियू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी कोहिमा है नागालैंड की और नेफियू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।